नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो यूपीएससी ईपीएफओ 2025 में हिस्ट्री के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर हिस्ट्री में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनका हम यहाँ पर सोर्स एनालिसिस करके देखेंगे। एक होता है एनालिसिस करना, जिसमें कि मैं सिर्फ क्वेश्चन देखूंगा और उसकी आंसर बता दूंगा। दूसरा होता है सोर्स एनालिसिस। इसमें हम बहुत सारी चीजें देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्वेश्चन कहाँ से आया है, किस बुक से पूछा गया है, कहाँ उसका मेन सोर्स क्या था, क्या न्यूज में था वो, ये सब देखेंगे। फिर दूसरी चीज हम देखेंगे कि क्या ऐसे क्वेश्चन और भी प्रीवियसली यूपीएससी में पूछे गए हैं, और उसके आधार पर हम ये देखेंगे कि आगे भी 2026 में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और उसके पहले सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर 4 ऐसी बुक्स हैं जो अगर आप हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं तो ये 4 बुक्स आपको यूपीएससी के लिए बिल्कुल भी नहीं छोड़नी चाहिए। उन 4 की बात करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि वो 4 बुक्स कौन सी हैं। फिर कुछ आंसर की ऐसी भी थी यूपीएससी ईपीएफओ 2025 की, जिसमें कि 1-2 क्वेश्चन के आंसर उन्होंने गलत दिए हुए हैं। अब क्या होता है कि एग्ज़ाम होता है और एग्ज़ाम के 1 घंटे बाद 11 बजे, साढ़े 11 बजे क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हुआ, 12 बजे मान के चलो, और उसके 1 घंटे में आंसर की लोग बना के दे देते हैं। तो आंसर तो गलत होंगे ही। तो यहाँ पर उन जो गलत आंसर दिए हैं उन्होंने, उसके भी हम सही आंसर देखेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पर यूपीएससी 2025 के ईपीएफओ में ऐसे 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले, जहाँ पर यूपीएससी में एक न्यू ट्रेंड देखने को मिला। वैसे ही जब 2025 का सीएपीएफ का एग्जाम हुआ था, उसमें भी ऐसे 2-3 क्वेश्चन थे जिसमें वो न्यू ट्रेंड देखने को मिला। तो अगर आप 2026 यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो 2026 में भी ऐसा सरप्राइज आपको देखने को मिल सकता है। तो हाँ, माना कि यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल है, बट हम उसे डिकोड कर सकते हैं, ठीक है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए सोल्व करने चाहिए, और यहाँ पर इंपॉर्टेंस पता चलेगी आपको पीवाईक्यूज की। तो चलिए बिना देरी किए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बहुत-बहुत धन्यवाद, आप सभी से मुझे बहुत ही प्यार मिल रहा है मेरे यूट्यूब चैनल को। तो ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें, ताकि मैं आपके लिए और भी बहुत सारी वीडियोज़ लाता रहूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देरी किए। तो यहाँ पर 4 ऐसी बुक्स हैं जिन्हें आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि ये जो बुक्स हैं यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। और आज हम सोर्स सोर्स एनालिसिस जब कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे दिखाऊँगा जो इन्हीं बुक से आए हुए हैं, ठीक है? तो आर एस शर्मा बुक्स जो ओल्ड एनसीईआरटी है, ये एंशियंट इंडिया के लिए होती है, ये आपको नहीं छोड़नी है। दूसरी बुक है सतीश चंद्र, जो मेडिवल हिस्ट्री के लिए, मध्यकालीन भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, ओल्ड एनसीईआरटी भी बोलते हैं इसको। और यहाँ से यूपीएससी प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है? तो ये दो बुक्स ऐसी हैं जो एंशियंट और मेडिवल को कंप्लीट करती हैं। फिर स्पेक्ट्रम, जो कि आपने पढ़ी होगी, और अगर नहीं पढ़ी है तो ये बहुत बड़ी गलती है, आपको स्पेक्ट्रम जरूर पढ़नी है। यूट्यूब वीडियोस पर ज़्यादा ध्यान मत दें। यूट्यूब वीडियोस जो कि आप, मैं सही बता रहा हूँ, हिस्ट्री के लिए कोई भी ऐसी टीचर अवेलेबल नहीं है जो हिस्ट्री को बहुत अच्छे तरीके से डिकोड करें। सबसे पहले पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, उसके साथ पीवाईक्यू सॉल्व करिए, वो सबसे बेस्ट तरीका है। फिर यहाँ पर 11th क्लास की एनसीईआरटी आर्ट एंड कल्चर के लिए आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपने देखा होगा, बहुत ही प्यारी बुक है, उसमें बहुत सारे चित्र बने रहते हैं। वो वाली एनसीईआरटी करनी है आपको, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। इन 4 बुक्स को पढ़ना है। सबसे पहले हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पूछा गया था होम रूल लीग से संबंधित। होम रूल आंदोलन के समर्थक संवैधानिक तरीकों में विश्वास करते थे तथा हिंसा और क्रांतिकारी कार्रवाई के विरुद्ध थे। एकदम सही स्टेटमेंट है। जब आप स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो स्पेक्ट्रम में आप देखेंगे कि तिलक जो थे, बाल गंगाधर तिलक, इनको हो जाती है जेल। 6 साल की जेल के बाद जब मांडले जेल में ये रहते हैं, तो जब उसके बाद ये भारत आते हैं, तो इनका एकदम हृदय परिवर्तन हो जाता है, और ये अपने जो गर्म दल की जो छवि थी उसको छोड़ देते हैं, और यहाँ पर आकर 2 होम रूल लीग ओपन करते हैं। पहली थी इनकी और दूसरी थी एनी बेसेंट की। तो ये दोनों ही होम रूल लीग जो थी, ये देखिए इसमें दिया हुआ है, इन दोनों ने क्या आपसी सहयोग के साथ कार्य किया था। तो ये दोनों स्टेटमेंट एकदम सही है। तीसरा पढ़िए एक बार आप। एनी बेसेंट ने अपनी गतिविधियां बॉम्बे प्रेसिडेंसी तथा मध्य प्रांत तक सीमित कर ली। अब एक बात बताओ, मतलब एक जनरल चीज बता रहा हूँ मैं आपको, कि जो तिलक थे वो कहाँ से थे? वो थे बॉम्बे से, मतलब महाराष्ट्र से थे। तो वो जब भी अपनी जो होम रूल लीग ओपन करेंगे, तो वो अपनी होम स्टेट या फिर होम टाउन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पेक्ट्रम में भी यहाँ पर दिया हुआ है कि तिलक जो थी, उनकी जो होम रूल लीग थी, उन्होंने इसकी शाखाएं महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत और बरार में खोली थी। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। यहाँ पर ये वो क्या बोल रहे हैं कि एनी बेसेंट ने खोली थी, बट यहाँ पर क्या है, तिलक। तो ये देखिए, मतलब कितना सीधा सीधा यहीं से क्वेश्चन आया हुआ है। स्पेक्ट्रम इसका सोर्स है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको, जब आप स्पेक्ट्रम पढ़ लेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन सोचने भी नहीं पड़ेंगे, और आप चुटकियों में ऐसे क्वेश्चंस के आंसर देंगे। तो ऐसे ही चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उससे पहले यहाँ पर मैंने पीवाईक्यू डाला है एक, जो कि यूपीएससी 2013 में पूछा गया था, होम रूल लीग से संबंधित। यहाँ पर एनी बेसेंट के बारे में पूछा गया है। एनी बेसेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो, क्योंकि इनसे काफी बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, जिसमें कि इनकी एक बुक
कॉमन व्हील, शायद अगर मैं गलत ना हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट करना आप। कॉमन व्हील या फिर ऐसे ही करके व्हील करके है, ठीक है, WH चका जो होता है व्हील, उससे संबंधित इनकी बुक है, वो भी यूपीएससी में पूछी जा चुकी है। तो एनी पेसेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग द होम रूल लीग, एकदम सही है। द फाउंडर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी, एकदम गलत है। और स्पेक्ट्रम में इसका भी सोर्स दिया हुआ है। और अगर आपको पता है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, कमेंट करके बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। फिर वंस द प्रेसिडेंट ऑफ, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उसकी एक बार अध्यक्ष रही है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, इसका मतलब एक और तीन सही है। तो पीवाईक्यूज इसीलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि 2026 में भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये 3 स्टेटमेंट तो आपको याद होने ही चाहिए, ठीक है? ये 3 इम्पोर्टेंट जो स्टेटमेंट हैं, ये तो आपको पता होने ही चाहिए, ठीक है? यहाँ से सीधे क्वेश्चन बन जाता है, बहुत सारे क्वेश्चन। अब शुरुआत करिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, बस मैं आपको ऐसे-ऐसे क्वेश्चन फेंक के मारूँगा, सॉरी मारूँगा नहीं, फेंक के दूँगा, जो कि आपको बहुत मज़ेदार, मतलब मज़ा आएगा उसमें भी पढ़ने में। फिर ये क्वेश्चन आता है असहयोग आंदोलन से। असहयोग आंदोलन के बारे में पूछा गया है 1920 और 1935 तक। स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में पूछा है कि बिहार और बंगाल में असहयोग आंदोलन की प्रभाविता किसानों की सहभागिता के कारण थी। अब देखो यहाँ पर असहयोग आंदोलन वाला अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा, तो इसकी सबसे बड़ी, मतलब जो हमारे गांधी जी हैं, महात्मा गांधी जी, इनके आंदोलनों में अगर असहयोग आंदोलन का हम मूल्यांकन करें, तो सबसे बेस्ट जो इनका आंदोलन था वो था असहयोग आंदोलन। पता है क्यों? क्योंकि इसमें देश के सभी वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। सभी वर्ग में क्या क्या आ जाता है? किसान आ जाते हैं, विद्यार्थी आ जाते हैं, फिर इसी में जितनी भी वर्ग थे, व्यापारी वर्ग है, महिलाएं वर्ग है, महिला वर्ग है, तो जितनी भी वर्ग के लोग थे, सबने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। और ऐसा जो अ, आंदोलन इसके बाद और इसके पहले कभी भारत में नहीं हुआ। मतलब इसके बाद जो भारत छोड़ो आंदोलन था, उसमें भी लोगों ने, सभी प्रकार के वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लिया था। केवल ये यही आंदोलन था। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार में निम्न एवं ऊंची जाति के बीच का छूत अछूत का मामला असहयोग आंदोलन में लुप्त हो गया। बिहार की बात हो रही है, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट पढ़िए, बिहार में किसान सभा की नेतृत्व बागान मालिकों के विरुद्ध संगठित थे। चंपारण आंदोलन में ही आपने देख लिया होगा कि बिहार के लोग या फिर बिहार के किसान किसके खिलाफ थे? बागान मालिकों के। तीसरा स्टेटमेंट देखिए, बंगाल के मिदनापुर में माहिष्य किसान वीरेंद्र नाथ ससमल, इसको छोड़ दीजिए आप। इन ये जो पर्सनालिटी है वीरेंद्र नाथ ससमल, इनको हो सकता है आपको इनके बारे में पता ना हो, लेकिन आपको ये चीज़ जरूर पता होगी कि असहयोग आंदोलन के टाइम पे यूनियन बोर्डों की बहुत सारी स्थापना हुई, जिनमें से एक ये भी हो सकता है वीरेंद्र नाथ ससमल। तो इसलिए इसका आंसर मैं इसीलिए 1, 2, 3 जाऊंगा, क्योंकि ऐसा कोई भी ऑप्शन यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा होगा जिसमें 1 और 2 एक साथ हो। दिख रहा है क्या? यहाँ पर देखिए 1, 2 एक साथ है, नहीं है, जबकि हमें पता है कि 1 और 2 तो एकदम सही है। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, केवल एक ऑप्शन में, इसलिए मैं 3 के साथ 1, 2, 3 तीनों के साथ जाऊँगा। तो ऐसे एलिमिनेशन मेथड भी यूज़ होती है, ठीक है? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पूछा गया, भीमबेटका के गुफा चित्र की खोज की थी, किसने की थी? अब एमपी के लोग जो हैं, मध्य प्रदेश से संबंधित जो एमपी पीएससी मतलब वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको बहुत अच्छे से पता होगा बीएस भाकणकर इसकी खोज करता है। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है, तो 11th क्लास की एनसीईआरटी, जिसको मैंने बताया कि इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन आर्ट एंड कल्चर, बहुत ही प्यारी बुक है, इसको जरूर पढ़ना है। इसके पहले ही चैप्टर में, पहले ही पेज पर, फर्स्ट पेज पर ही दिया हुआ है कि बीएस बाकनकर द्वारा जो भीमबेटका की गुफा चित्र हैं उनकी खोज की गई थी। बहुत ही मतलब अच्छी किताब है, पढ़िए एक बार, ठीक है, मजा आ जाएगा आपको। किसने की थी? बीएस बाकनकर के द्वारा की गई थी। और अगर इसी में, इसी चैप्टर में, इसी पैराग्राफ के ऊपर वाले चैप्टर में बताया है कि आर्चीबाल्ड कार्लाइल, इनके बारे में भी दिया हुआ है, तो उनको भी आपको पता होना चाहिए कि इनने क्या किया है। फिर आपको अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में पता होना चाहिए कि ये भारत में पुरातत्व विभाग या फिर पुरातत्व विभाग के जनक के रूप में इनको जाना जाता है। किसको? अलेक्जेंडर कनिंघम को। तो इनके भी बारे में आपको पता होना चाहिए। मार्टिमर व्हीलर के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि यूपीएससी ईपीएफओ में पूछा गया था। अब ये देखिए, न्यू पैटर्न यूपीएससी, अगर आपने यूपीपीएससी 2025 का क्वेश्चन पेपर देखा है, तो आपको पता होगा कि किस न्यू पैटर्न की बात कर रहा हूँ मैं। फिर यूपीएससी सीएपीएफ में भी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ पर ये वाला जो पैटर्न है, जहाँ पर कालानुक्रम पूछे जाते हैं, क्रोनोलॉजी ऑर्डर पूछी जाती है, तो उस वाले टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। यूपीपीएससी में तो ऐसे, मतलब मैं 20 के आसपास शायद क्वेश्चन थे। अगर आपने अभी तक नहीं देखा यूपीपीएससी का क्वेश्चन पेपर, तो जरूर जाके देखें प्रीलिम्स का, क्योंकि यूपीएससी और यूपीपीएससी एक दूसरे को काफी हद तक फॉलो करते रहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि न्यू ट्रेंड कौन सा क्वेश्चन पेपर में क्या हो रहा है।
देखने को मिल रहा है। तो वैसे ये ट्रेंड काफ़ी पहले से है, लेकिन अभी-अभी ये ट्रेंड थोड़ा-सा ज़्यादा फ़ॉलो होने लगा है। तो जब भी आप हिस्ट्री पढ़ें, तो क्रोनोलॉजी ज़रूर पढ़ें। क्रोनोलॉजी का मतलब है कालानुक्रम ज़रूर पढ़ें कि कौन पहले आया, कौन बाद में आया, कौन कब कौन-सा आंदोलन पहले हुआ, कौन-सा आंदोलन बाद में हुआ, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आप सारी बातें भूल जाइए, क्वेश्चन को देखिए एक बार। इसमें पूछा गया है, अब देखिए स्पेक्ट्रम में भी दिया हुआ है, लेकिन मैं एलिमिनेशन मेथड लगाऊंगा इस पे, ठीक है। मुझे पता है कि रंपा विद्रोह 1924 और 1922 से 1924 के बीच में स्टार्ट हुआ, और ये सबसे आखिरी जनजाति विद्रोह जिसे मैं मानता हूँ आखिरी जनजाति विद्रोह है, मतलब कि चार सबसे आखिरी में होना चाहिए, चार ऐसा तीन में है आखिरी में, ठीक है। दिख रहा है आपको? फिर ये देखिए कि सबसे पहले कौन सा हुआ है, तो आपने पढ़ा होगा कि संथाल विद्रोह जो था ये 1854-55 में हुआ था, 1854-55 के आसपास हुआ था। तो ये सबसे पहले आएगा, रंपा विद्रोह सबसे बाद में आएगा। तो ये ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहाँ पर दो पहले नंबर पर है? तो इस वाले ऑप्शन में अकेला ऐसा है कि जिसमें कि दो सबसे आगे है और चार सबसे बाद में है। दिख रहा है आपको? तो एलिमिनेशन मेथड ऐसे यूज होती है। अगर आपको दो के बारे में नहीं भी पता है तो आपको रिस्क लेना है और रिस्क लेके सही आंसर लगाना है। अब मैं आपको बता दूं कि दक्कन विद्रोह जो था ये 1880 के दशक में हुआ था, और इसके जस्ट पहले खैरवार विद्रोह हुआ था जो कि बिहार में हुआ था, और खैरवार विद्रोह को दूसरे नाम से जाना जाता है, अगर मैं सही हूं तो रखरवाड़ विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, और इसके जो नेता थे वो कौन थे? भागीरथ मांझी थे। ठीक है, कौन थे? भागीरथ मांझी। तो ये सब चीजें आपको जब आप स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो सारी चीजें देखने को मिल मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कहाँ से आया है? स्पेक्ट्रम से आया है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं स्पेक्ट्रम से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ये देखिए, मैंने यहाँ पर ये बताया है कि इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं जिसमें क्रोनोलॉजी पूछी जाती है। ये दो क्वेश्चन आए थे यूपीएससी सीएपीएफ में, जो 2025 में हाल ही में हुआ है, अभी एक महीने एक डेढ़ महीने पहले हुआ है। इसमें दो क्वेश्चन पूछे गए थे क्रोनोलॉजी ऑर्डर से, देख सकते हो आप। तो ये न्यू ट्रेंड है, कब यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 में देखने को मिल जाए, कोई कुछ नहीं बोल सकता। तो मैं सिर्फ आपको एक क्लू दे रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है कि आगे 2026 में क्रोनोलॉजी क्वेश्चन ऑर्डर से 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। तो आपको तैयार रहना है। क्रोनोलॉजी पढ़िए, जैसे कि जब आप मौर्य काल पढ़ते हैं तो मौर्य काल में राजाओं की क्रोनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। फिर जब आप बाबर बाबर के टाइम पे जो युद्ध होते हैं उनकी क्रोनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। फिर आप जो मुस्लिम आक्रमणकारी हैं उनकी क्रोनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, कौन पहले आया, गजनबी बाद में आया, फिर गौरी बाद में आया, ये पता होना चाहिए। फिर क्रोनोलॉजी ऑर्डर पर जो भारत में प्रमुख आंदोलन हुए हैं, जैसे कि स्वदेशी आंदोलन, फिर असहयोग आंदोलन, फिर भारत छोड़ो आंदोलन, तो इन आंदोलनों की भी आपको क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए। फिर जो प्रमुख अ, गवर्नर जनरल हैं उनकी क्रोनोलॉजी आपको याद होनी चाहिए। ये सारी चीजें मैं तब बोल पा रहा हूँ जब मैंने ये सारी चीजें पर काम किया है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सारे के सारे पीवाई की यूपीएससी के जरूर आपको फॉलो करने हैं। तो और अगर नहीं कर पाए तो मैं तो आपको दिखाऊंगा, मतलब मैं तो बताऊंगा, आप पूछे चाहे ना पूछे, मैं आपको ये सारी चीजें शेयर करूंगा क्योंकि मैंने की है, तो मैं आपको भी बताऊंगा। ये देखिए 2000, मैं वही बात कर रहा हूँ, ईपीएफओ में भी एक क्वेश्चन आ गया। कहाँ से आया है ये? क्रोनोलॉजी ऑर्डर से आया है। तो जब मुझे दिख रहे हैं क्वेश्चन तो मैं क्यों ना आगे तैयार रहूं 2026 में। तो ये चीज है। क्वेश्चन है 2025 में पूछा गया, भारतीय चित्रकला के विकास का सही कलानुक्रम क्रम क्या है? अब देखिए इसमें भी मैं एलिमिनेशन मेथड यूज करूंगा, बाकी ये सारी की सारी सारी चीजें एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दी हुई है। किस एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ मैं? आर्ट एंड कल्चर वाली, ठीक है। सॉरी। तो आर्ट एंड कल्चर वाली एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड लगाऊंगा। भीमबेटिका की गुफा चित्र के बारे में अगर आपको पता हो तो ये प्राग ऐतिहासिक काल में बनाए गए थे। इसका मतलब है सबसे पुरानी काल में कौन सी भित्ति चित्र बनाए गए, गुफा चित्र बनाए गए, तो वो था भीमबेटिका। फिर मुझे पता है बृहदेश्वर मंदिर चोल काल में बनाए गए, चोल वंश की राजाओं के द्वारा बनाए गए, और 1010 ईस्वी में इस मंदिर की स्थापना की गई थी। अब एक बात बताइए आप मुझे, थोड़ा सा इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। हाँ, एक बात बताओ कि पहले गुफाएं रहेंगी या फिर मंदिर? सबसे पहले लोगों ने रहना कहाँ पर शुरू किया? गुफाओं में। मंदिर कब बने होंगे? जब लोग खुद महलों में रहने लगे होंगे तब मंदिर बने होंगे। ऐसे ही हुआ होगा। तो यहाँ पर देखिए सारी की सारी गुफाएं हैं। तो गुफाओं में शैल चित्र सबसे पहले लोग बनाएंगे, उसके बाद मंदिर में बनाएंगे, ऐसे ही होता है। तो आप सबसे पहले तो भीमबेटिका को आपको नंबर 1 पर रख देना है। तो ऐसे केवल 2 ऑप्शन है जहाँ पर भीमबेटिका नंबर 1 पे है। इसके बाद चौथा है मंदिर है। ये मंदिर शुरू में होगा या फिर आखिरी में होगा?
आखिरी में होगा, इसका मतलब इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा। मतलब थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाना पड़ता है यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बता दूं कि अजंता की जो गुफाएं हैं ये गुप्त काल से संबंधित है, भीमबेटका का प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है, सित्तन वासल गुफा ये यूपीएससी प्रीवियस ईयर 2023 में पूछा गया, यूपीएससी प्रीलिम्स में। सित्तन वासल का संबंध किस धर्म से है? तो पीवाई क्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आज से पहले आपने सित्तन वासल ना पढ़ा हो, लेकिन आज के बाद आपको याद रखना पड़ेगा कि सित्तन वासल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि तमिलनाडु में है, किस धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से। और 2026 में क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि 2025 की जब ईपीएफओ में क्वेश्चन आ रहा है, 2023 में भी पूछ लिया गया है, वैसे अजंता कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब मैं क्वेश्चन भी दिखाऊंगा आपको। ये देखिए, क्वेश्चन आया था 2023 में, बेसनगर की गुफा, भाजी की गुफा, और यहाँ पर सित्तन वासल। तो सित्तन वासल जैन धर्म से संबंधित है, भाज बुद्धिस्ट से संबंधित है, बेसनगर विदिशा, बेसनगर विदिशा में है, विदिशा मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश में विदिशा इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर गरुण स्तंभ पाया गया है, गरुण स्तंभ पाया जाता है। गरुण स्तंभ किस धर्म से संबंधित होगा? वैष्णव धर्म से। विष्णु के वो है ना, विष्णु के क्या है, सवारी है गरुड़। तो यहाँ पर शिव नहीं होगा, ये शैव मतलब शैव धर्म से संबंधित केव नहीं होगी। इसका मतलब पहला गलत है, दो सही है, इसका मतलब ओनली टू इसका सही आंसर है। ये देखिए 2010 में यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया अजंता की गुफाओं से संबंधित गुप्त काल का। ये देखिए गुप्त चित्रकला का दूसरा जीवित उदाहरण कौन सा है? तो इनने ये बता दिया, इनडायरेक्टली आपको ये बता दिया कि अजंता की गुफाओं का संबंध किससे है? गुप्त काल से है। 2026 में अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि गुप्त काल से संबंधित प्रमुख गुफाओं के नाम निम्नलिखित हैं, उसमें एक ऑप्शन हो बाघ की गुफाएं, दूसरा ऑप्शन हो अजंता की गुफा, और तीसरा उनने डाल दिया भाजा की गुफाएं, या फिर तीसरा बेसनगर की गुफा। आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपने प्रीवियसली क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि बाघ और अजंता की गुफाएं गुप्त काल से संबंधित है। ये सीधा सा फंडा है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको पीवाईक्यूज की इंपॉर्टेंस पता हो। ये भी सीएपीएफ 2010 में पूछा गया है। अजंता की गुफाओं में जैन धर्म के दृश्य चित्रित हैं, पहला ऑप्शन गलत है, बाकी दो ऑप्शन सही है। फिर और क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पर। हाँ, ये भी यूपीएससी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया। अजंता की गुफाएं जो है बघौरा रिवर के तट पर है, और बाकी तीन ऑप्शन गलत है। ये देखिए यूपीएससी का ही एक क्वेश्चन है, यहाँ पर मैंने ईयर मेंशन नहीं कर पाया हूँ मैं आपको, लेकिन यूपीएससी में ही पूछा गया है, ठीक है। 1998 के आसपास का क्वेश्चन पूछा गया था इसमें शायद, अगर मैं सही हूँ तो। प्री हिस्टोरिक टाइम मतलब प्राक ऐतिहासिक टाइम की कौन सी गुफा है? भीमबेटका। यूपीएससी का क्वेश्चन है। यूपीएससी 2013 में पूछा गया कि अजंता की गुफाएं, लेपाक्षी मंदिर और सांची स्तूप, इनमें से तीनों में से कहाँ पर भित्ति चित्र पाए जाते हैं? भित्ति चित्र। तो यहाँ पर तीसरा गलत है, बाकी एक और दो सही है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि सांची स्तूप में भित्ति चित्र नहीं पाए जाते आज की बात। तो ये होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस। अगर आपने ये क्वेश्चन देख लिया है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ। क्या आपको पता है कि धान्य कटक किस राज्य का प्राचीन नाम है? धान्य कटक, क्या धान्य कटक किस राज्य का प्राचीन नाम है? तो अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो आप झट से आंसर दे देंगे। कमेंट करके बताइए, क्या आपने धान्य कटक के बारे में पहले कभी सुना है? अगर नहीं सुना है, इसका मतलब आपने यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं। धान्य कटक आंध्र प्रदेश का पुराना नाम है। जो आज हम आंध्र प्रदेश पढ़ते हैं, अमरावती पढ़ते हैं, इसका पुराना नाम धान्य कटक है। 2022 या 23 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऐसे बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जब आप सॉल्व कर लेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, चलते हैं बिना देरी किए अगले क्वेश्चन पर। नाट्य शास्त्र के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। नाट्य शास्त्र आप सभी को पता होगा, न्यूज में था 2025 में, क्योंकि भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में ऐड किया गया है। ये क्या है? मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर, जो साहित्यिक रचनाएं हैं पुरानी, उनको यूनेस्को के द्वारा मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में क्या किया जाता है? ऐड किया जाता है। जैसे कि भारत में ऋग्वेद भी इसमें शामिल है। तो 2025 में इन दो चीजों को ऐड किया गया, किसमें? नाट्य शास्त्र को और भगवत गीता को, इसलिए ये न्यूज में था। बाकी अगर मैं इसकी सोर्स की बात करूं, तो इसका सोर्स हो सकता है कि क्या हो, जो नितिन सिंघानिया सर की बुक है, वो उसका सोर्स हो सकता है, वहां पर ये क्वेश्चन दिया होगा, लेकिन मुझे नहीं पता है। तो ऐसे क्वेश्चन जब आप क्वेश्चन पेपर में आए, पहले तो उसको आपको पढ़ना है, और उसके बाद आपको देखना है कि आंसर क्या हो सकता है। अब मैं इसका पहले सोर्स बताता हूँ आपको। विद्वानों द्वारा इसका काल ये बताया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विकिपीडिया में ये दिया हुआ है कि नाट्य शास्त्र का जो टाइम पीरियड है 200 बीसीई से 200 सीई है।
फिर दूसरा स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि नाटकीय प्रदर्शन का विश्लेषण, वाणी गायन, ये सारी चीजें इसमें ऐड की गई, एकदम सही है दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा पढ़िए, इसका विषय अरस्तु की पोएटिक्स, जो कि इसका सबसे निकटवर्ती प्राचीन ग्रीक प्रतिरूप है, कम विस्तीर्ण है, से कम विस्तीर्ण है। मतलब ये बोल रहे हैं कि नाट्य शास्त्र को कम डिटेलिंग के साथ लिखा गया है। तो ये एकदम गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि पोएटिक्स में जो है, जो कि अरस्तू की किताब है, इन्होंने इसमें काफी कम डिटेलिंग की है, जबकि नाट्य शास्त्र में हर एक जो भुजाएं होती हैं, या फिर हर एक जो हीरोइन होती है, उसकी जो हीरोइन की देखने की अदाएं हैं, उन सबको विस्तृत, मतलब विस्तार से बताया है। तो इसीलिए जो इसका ये सोर्स मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर दिया हुआ है कि कैरेक्टर्स की डिटेल यहाँ पर काफी, माइनर रूल्स को भी इनने डिटेल के साथ क्लासिफाई किया है, जबकि पोएटिक्स में लेस डिटेल के साथ यहाँ पर बताया गया है। तो अब मुझे आप ये बताइए कि अगर आप भारत के नाट्य शास्त्र से क्वेश्चन यूपीएससी में पूछ लिया जाए, अगर ऐसा क्वेश्चन फिर से पूछ लिया जाए, तो क्या आप विकिपीडिया जैसी सोर्स को पढ़ेंगे, या फिर इंटरनेट को बहुत ज़्यादा सर्फ करेंगे, या फिर नितिन सिंघानिया सर की बुक, जो कि बहुत बड़ी है, बहुत मोटी है, उसको शुरू से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपका एक क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है। तो मैं उससे बेहतर ये मानता हूँ कि अगर ऐसा क्वेश्चन मेरे क्वेश्चन पेपर में आए, तो मैं उस क्वेश्चन को स्किप कर दूँ। उससे बेहतर ये है कि मैं उसको छोड़ दूँ। लेकिन मुझे पता है कि मैंने जो 4 बुक्स पढ़ी हैं, अगर वहां से क्वेश्चन आ रहा है, तो मेरा वो क्वेश्चन बनना चाहिए। लेकिन अगर आउट ऑफ, मतलब मैंने जो पढ़ा है उससे ज्यादा आ रहा है, तो जरूरी नहीं है कि आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। अगर आ रहा है तो अटेम्प्ट करिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, 2.5 नंबर की बात है। लेकिन अगर आप इसको अननेसेसरी अटेम्प्ट करते हैं, या फिर अपने सोर्सेस को बढ़ा लेते हैं कि मैंने 4 बुक्स पढ़ी हैं, अब मैं नितिन संघानिया सर की बुक भी पढ़ूंगा, तो ये ना, मतलब वही बात है कि एक क्वेश्चन के पीछे आप सागर में तैर रहे हो, एक बूंद के लिए आप सागर में डुबकी लगा रहे हो। तो छोड़ दो उस चीज को। ठीक है, आपके पास जब सागर बराबर कंटेंट है, तो क्यों फिर से डुबकी मारना है एक बूंद के लिए? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि कंटेंट आपके पास बहुत कम होना चाहिए, बहुत कम। 4 बुक भी ज्यादा है यहाँ पर, लेकिन सब्जेक्ट ही ऐसा है कि बहुत ज्यादा सोर्स है इसकी। तो 4 बुक कोई बड़ी बात नहीं है यूपीएससी के लिए। तो ऐसे ही अगर क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में, तो आपको छोड़ने के लिए भी रेडी रहना पड़ेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आया था, यही वो क्वेश्चन है जो कि यूपीएससी ईपीएफओ के जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उन्होंने इसका गलत आंसर दिया हुआ है। मैं नाम भी बता देता हूँ। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है एडुटेप, जिसका मैंने अपनी वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में भी जिक्र किया था। इन्होंने इसका आंसर दिया है 2 और 3, जबकि मेरे अनुसार इसका आंसर होगा 1 और 3। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला स्टेटमेंट पढ़िए आप इसका, मुक्तादारों के गोलकोंडा जमींदारी के भूपति परिवार के साथ सामंती संबंध। यहाँ पर आप देखिए, स्थानीय सरदारों का भूपति परिवार के साथ सामंती जुड़ाव विशाखापट्टनम क्षेत्र में ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह का एक प्रमुख कारण था। और ये यही पूछा जा रहा है यहाँ पर कि विशाखापट्टनम के पहाड़ी क्षेत्र में, जो जिसे हम गुडेम क्षेत्र के नाम से जाना जाता भी जानते हैं, नियमित अंतराल पर ब्रिटिशों का के विरुद्ध विद्रोह होने लगे, उसके प्रमुख कारण क्या थे? और यही बात यहाँ पर की हुई है। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट तो हमारा क्या होगा? सही होगा। पहला स्टेटमेंट हमारा क्या होगा? सही होगा। और ऐसे 2 ही ऑप्शन है जहां पर पहला स्टेटमेंट क्या है? सही है। मतलब इनमें से आंसर है। दूसरा पढ़िए, यहाँ पर दूसरा गलत है, तीसरा एकदम सही है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा भूपति परिवार को वार्षिक गुजारा भत्ता देने से इनकार कर दिया गया। तो फिर यहाँ पर बात आती है, इसका सोर्स क्या है भाई? कहाँ से पूछा गया है ये क्वेश्चन? ना तो ये स्पेक्ट्रम में दिया हुआ है, ना किसी भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो अगर ये क्वेश्चन आंध्र प्रदेश, क्योंकि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, तो अगर ये क्वेश्चन आंध्रा बोर्ड की किताब से आया है, तो क्या आप एक क्वेश्चन के लिए आंध्र प्रदेश बोर्ड की 3 या 4 किताबें पढ़ेंगे? आंसर है नहीं। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिन्हें हम टफ की कैटेगरी में डालते हैं, ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना ज्यादा बेहतर है। अब अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो छोड़ने की जो कला है, वो आपको सीखनी पड़ेगी। आपको सीखना पड़ेगा कि कौन सी चीजें आपको स्किप करनी है। मतलब हार्ड वर्क करो भाई, हार्ड वर्क करने में कुछ नहीं जा रहा है, लेकिन ऐसा मत करो कि आप पीट रहे हो, बट कील अंदर ही नहीं जा रही। तो ऐसा हार्ड वर्क नहीं करना है। अगर आपके घर में मशीन है, मशीन से कर दो बोला, मतलब कील कील के लिए, तो वो ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो हार्ड वर्क करिए, लेकिन वहां पर करिए जहां पर आपको आउटपुट मिले। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब टिप है मेरी तरफ से आपको, कि हर चीज आपको अटेम्प्ट नहीं करनी है। अगला क्वेश्चन 2025 में पूछा गया यूपीएससी पीएफओ में, ब्लैक पेगोडा। अब सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन मैं इसको मानता हूँ, क्योंकि ब्लैक पेगोडा सभी को पता होगा कि कोणार्क सूर्य मंदिर है, जिसे हम कोणार्क सर सॉरी सन टेम्पल भी बोलते हैं।
ये भारत का ब्लैक पैगोडा के नाम से फेमस है। अब ब्लैक पैगोडा क्या होता है? देखिए, ये जो आपको दिख रहा है, दूर से दिखने में ब्लैक दिखता है। ये जो पत्थर है, काले कलर का पत्थर उपयोग किया गया है सन टेम्पल को बनाने में। तो जब विदेशी भारत में एंटर करते थे नाव के द्वारा, क्योंकि ये तट में स्थित है, भारत की तटीय प्रदेश उड़ीसा में स्थित है, तो जब लोग यहाँ से नाव पे बैठ के भारत आते थे, तो उनको दूर से ये पेगोडा दिखता था। पेगोडा का मतलब होता है मंदिर। ठीक है, मंदिर दिखता था और ये कैसे कलर का था? काले कलर का इनको दिखता था। तो इनको आसानी होती थी तट पर लैंडिंग करने के लिए। ठीक है, तो वो लैंडिंग करने के लिए उन्होंने इसका नाम दिया था ब्लैक पैगोडा। ठीक है, और ये अगर मैं एनसीईआरटी कोई क्लास की एनसीईआरटी है इसमें इसको डिटेल मतलब जैसे मैंने आपको बताया है ऐसे ही उसमें दिया हुआ है। मैं भूल गया हूँ कौन सी एनसीईआरटी है और नहीं पढ़नी है आपको। ठीक है, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है तो ये तो वैसे भी आपको बनना चाहिए। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन भी आया था जहाँ पर ना तो कहीं पर मुझे सोर्स मिला और ना ही मैंने सोर्स ढूँढने की कोशिश की। अगर आपके क्वेश्चन पेपर में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जो कि आपने कहीं नहीं पढ़ा है, लेकिन लग रहा है कि हाँ, ये बन जाएगा, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन है महायान बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। देवियाँ जो बौद्ध सद्गुण धारण करती हैं, तैसी उद्धारक और संरक्षक हैं। अब ये जो स्टेटमेंट है इतना इतना बेसिक है। जो देवी होती हैं आप खुद सोचिए गॉडेस हैं, कोई देवी है, तो देवी का काम क्या है? सबका हित करना, सबका उद्धार करना और सबका संरक्षण करना। यही उनका मुख्य उद्देश्य या फिर उनका जो कुछ भी अगर हम माने तो उनका मेन कॉन्सेप्ट है देवियों का, उनका यही काम होगा, किसी भी धर्म की देवी हो। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट वैसे ही सही है। अब 2 ऑप्शन हमको दिख रहे हैं जिसमें कि पहला और दूसरा मतलब दूसरा अब मुझे नहीं पढ़ना है। अब मैं इसको नहीं पढ़ूँगा क्योंकि दोनों ही ऑप्शन में है। पहला मैंने सही मान लिया क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि देवियों के बारे में पूछा है और वो हितैषी उद्धारक और संरक्षक। अब ऐसा तो बोल नहीं देंगे कि जो देवियाँ होती हैं वो उद्धारक नहीं होती हैं या फिर देवियाँ जो होती हैं वो विनाशक होती हैं, संरक्षक नहीं होती हैं। तो ये ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो पहला ऑप्शन, नहीं तो जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं वो भड़क जाएंगे कि ऐसा क्वेश्चन बना दिया यूपीएससी ने। तो पहला स्टेटमेंट हमेशा सही होगा। अब दूसरा स्टेटमेंट क्योंकि दोनों ऑप्शन में है तो दूसरा मुझे नहीं पढ़ना है, मैं पढ़ूंगा ही नहीं, क्योंकि एग्जाम हॉल में आपको जितना कम पढ़ना पड़े उतना ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। प्रज्ञा पारमिता का वर्णन सभी बुद्धों को सर्वज्ञता की स्रोत और सभी बुद्धों की माता के रूप में किया गया है। अब एक बात बताओ, भारत में किसी भी देवी की जब भी बात होती है, किसी भी देवी की, तो उसको माता से उसकी तुलना की जाती है। किससे? सॉरी, किससे तुलना की जाती है? माता से। तो यहाँ पर भी तो वही बात हो रही है कि बुद्धों की माता के रूप में किया गया है। तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो इसीलिए इसके साथ मैं जाऊँगा ऑप्शन 1, 2, 3। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें कि आपको सारे स्टेटमेंट एकदम जनरल लग रहे हों, एकदम सामान्य सी बात है यार, मतलब यहाँ पर कोई नई चीज़ है ही नहीं। तो ऐसे ऑप्शन आपको सही, हमेशा सही मानने हैं। तो ये यूपीएससी ईपीएफओ का आखिरी क्वेश्चन था जो कि ईपीएफओ में पूछा गया था और इस टाइप के क्वेश्चन आपको 2026 में जरूर देखने को मिल सकते हैं। अब आपको कमेंट करके बताना है कि महायान धर्म में मूर्ति पूजा और मूर्ति पूजा होती है या नहीं, ये आपको कमेंट करके बताना है। लेकिन उससे पहले आपके लिए मैं कुछ टिप्स देना चाहता हूँ कि अगर आप यूपीएससी 2026 की तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स 2026 की, तो कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात कि आपको कोई भी 4 से ज़्यादा बुक्स हिस्ट्री के लिए नहीं पढ़नी है। ये मेरा आपके लिए टिप है, अगर आप मानना चाहते हैं तो मानें, अन्यथा ज़बरदस्ती कोई नहीं है। लेकिन ये इसलिए है क्योंकि जब आप 4 बुक्स पढ़ेंगे और उन 4 बुक्स को 4 बार और रिवाइज़ करेंगे, आपका एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक लंबी सीरीज आपके लिए लेकर आ सकता हूँ क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से फॉलो किया है और मुझे पता है कि यूपीएससी में इनकी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो डोंट स्किप पीवाईक्यूज। अगर आप खुद से कर सकते हैं तो खुद भी करिए, अगर आप मेरी हेल्प चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टॉपिक वाइज या फिर सब्जेक्ट वाइज ला सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है बहुत सारी, क्योंकि एक लंबा वीडियो हो जाता है। यही देखिए काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है। तो इसके लिए सबसे पहले एक मोटिवेशन की ज़रूरत है मुझे। प्लीज़ कमेंट करके बताया करिए कि क्या आपको वीडियो चाहिए या नहीं। फिर डोंट प्रेफर यूट्यूब बिफोर रीडिंग। अगर आपने पढ़ाई नहीं की है, अगर आपने स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ी है, तो आप वीडियोस मत देखिए क्योंकि यूपीएससी हिस्ट्री के लिए कोई भी टीचर यूट्यूब पर बहुत अच्छे नहीं अवेलेबल हैं। हिस्ट्री के मतलब पॉलिटी के लिए अवेलेबल हैं, ज्योग्राफी के लिए है। बट अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ क्योंकि मैंने पढ़ा है और मैंने सबको फॉलो करने की कोशिश की है और मैंने काफ़ी टाइम उस पर वेस्ट किया है।
मैं आपको यही बोलूँगा कि आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा खुद सेल्फ रीडिंग पर ध्यान दें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपन को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, ठीक है? तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, ठीक है, बिल्कुल नए हैं, तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और जुड़े रहिए ऐसे ही मेरे साथ, ताकि आपको बहुत सारी वीडियोस यूपीएससी और रेलवे एग्जाम से संबंधित वीडियोस मिलती रहें। तो ऐसे ही जुड़े रहिए मेरे साथ, ताकि आपके लिए काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट बातें पता चलती रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।